नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 2023 महीने में चर्चा में रहे इतिहास तथा कला और संस्कृति के विषयों के बारे में। तो देखते हैं कि इस महीने कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय चर्चाओं में थे, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। वहीं यह भी देखेंगे कि इनसे जुड़ी क्या क्या बातें आप लोग को पता होनी जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितनी रचनाएं मीराबाई से संबंधित हैं। तो देखिए, मीराबाई से जुड़ा प्रश्न है, तो यहाँ तो हमें एक चीज तो क्लियर हो जा रही है कि मीराबाई नवंबर के महीने में चर्चाओं में रही थी। पर रीजन भी रहा होगा चर्चा में, क्यों, किसी ना किसी कारण से तो होंगे ना। तो इस दौरान मैं आपको पहले बताता हूँ, चर्चा के रहने का पीछे का कारण जो था मुख्य, वह यह था कि इस दौरान मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई थी। चर्चाओं में था मामला, क्योंकि आयोजन हो रहे थे, कार्यक्रम जो रहे थे, उनकी जो भी रचनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उन सभी को बार बार हाईलाइट भी किया जा रहा था। तो इसी वजह से बार बार इनसे जुड़ी हुई चीजें आ रही थी सामने, हम लोग यह भी देख पा रहे थे। क्लियर है। और इनकी रचनाएं से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है हम लोग के सामने, यह भी हम लोग यहाँ पर भी देख भी पा रहे हैं। चीजें क्लियर। तो चार देखिए हम लोग के पास में यहाँ पर ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पर ये भी देख ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कितनी रचनाएं मीराबाई से संबंधित हैं। तो मैंने तो गिरधर गोपाल, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा। तो यहाँ पर इन्होंने चार ऑप्शन दे दिए इनकी रचनाओं के बारे में। तो थोड़ा इनसे जुड़ी चीजों को समझना जाना शुरू करते हैं, इनकी रचनाओं को भी समझते हैं, अपना आप ही हम लोग का आंसर मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने विकल्प सही हैं। ठीक है, ये हम लोग को यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो अब इस दौरान देखिए, समझिए बात यहाँ पर, जो मीराबाई है, पहली बात तो यह है भक्ति आंदोलन की एक महान कवियत्री है। इन्होंने खासतौर पे कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया था। एक प्रकार से ये हिंदू रहस्यवादी कवियत्री थी। भगवान कृष्ण को स्वीकारते हुए इनका जो पूरा का पूरी भक्ति थी यह सगुण थी, क्योंकि जब आप किसी एक ईश्वर को स्वीकार लेते हैं, किसी एक रूप को स्वीकार लेते हैं, तो सगुण भक्ति में आप आ जाते हैं, उसी को हम मानते हैं, जो आकार, जो रूप, जो उसके कार्य, जो भी वेशभूषा होती है, आप उसको ही अपनाते हो, अपनी सारे कार्य कर रहे होते हैं। इनका जो जन्म था राजस्थान में हुआ था, जोधपुर के अंदर राजपूत राजा रतन सिंह के घर में हुआ था। पर विवाह इनका 1516 में हो जाता है मेवाड़ के राजा राणा संगा के पुत्र कुंवर बोध से। लेकिन उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, जिसके बाद में फिर यह वैराग्य को अपना लेती हैं। ये सोचते हैं कि मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं रहना, मुझे बाहर रहना है, अलग रहना। तो बाहर रहते हुए ये फिर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं पूरी तरह से, और चीज़ों को उनकी समझते जानते हुए ही ये आगे बढ़ती हैं। उनके कार्यों को, उनकी जो भी कृतियां हैं, उनके जो भी मतलब जिस प्रकार का व्यवहार है उनका, उसी को अपनाते हैं, मानते हैं कि मेरे आसपास है, और उन्हीं को बार बार याद करना, उनके कार्यों को समझना, और उनके जो भी मतलब हम लोग मानते हैं श्री कृष्ण के बारे में, है ना, जितनी भी उनकी रासलीलाएं हैं, जीवन के जो भी कार्य हैं, सबको अपनाते हुए चलना और उसी से जुड़ी हुई चीज़ों को लिखना। मीराबाई ने जीवन भर यही कार्य किया। यह पहुंच जाती है अपने पति की मृत्यु के बाद में वृंदावन, वहीं पे ही अपना जीवन बिताती चली जाती हैं। ठीक है। अब जब यह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी पूरी तरह से, चीज़ों को समझते जानते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तो उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। अब इनके द्वारा जो की गई अनेक रचनाएं हैं, उनमें दो तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दो जो प्रसिद्ध हैं उनमें पहला नाम आता है मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा नाम आता है पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये दो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं और दोनों ही यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में भी शामिल हैं। इसके अलावा और भी इन्होंने कई रचनाएं की, जैसे कि राग गोविंद, नरसिंह जी का मारा, यह दोनों भी हमारे ऑप्शन में शामिल है। यहाँ हमें पता लग रहा है कि चारों ही जो यहाँ पर विकल्प हैं, यह किससे जुड़े हुए हैं, मीराबाई की रचनाओं से। जब चारों ही हो जाएंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी सही है, कोई गलत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने और भी रचनाएं की। जीवन काफी अच्छा था, बहुत इन्हें मौका मिला लिखने का, तो इन्होंने जो भी कर सकते थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया। इन्होंने लिखा गीत गोविंद पर टीका, मीराबाई की मल्हार भी लिखी, राग विहाग लिखा, गरबा गीत भी लिखे। इसी प्रकार से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो महत्वपूर्ण है प्रश्न, इनकी 525वीं जयंती के अवसर पर हो सकता है चीजें आप लोगों से पूछ ली जाए। हालांकि इन्होंने जो कार्य किए सो किए, लेकिन बाद में इनके कार्यों को प्रोत्साहन भी दिया गया। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव और जैन हिशफील्ड भारत में थे, अपने कार्य कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उनको पता लगा कि भाई मीराबाई जैसी एक महान विदुषी थी हमारे देश में, तो ये जो महान विभूति रही हैं, इनके द्वारा जो चीजें थी उन्होंने भी चीजों को संभाला। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इनकी जो कविताएं थी, रचनाएं थी, उनका संकलन किया और उसको फिर बाद में प्रकाशित किया, एक खास नाम देकर के। यह नाम था मीराबाई एक्सटैटिक पोएम्स। तो सारी इनकी जो पोएम्स थी उसका इनमें संकलन हमें देखने को मिल भी जाता है। इसके अलावा
भक्तमाल इनसे जुड़ी हुई है। भक्तमाल ब्रज भाषा के अंदर रचित एक काव्य संग्रह है। इसकी जो रचना थी यह की गई है गुरु नाभादास जी के द्वारा 1585 में, और मीराबाई के जीवन का अच्छा खासा वर्णन इसके अंदर भी कर दिया गया है। ये इनके जीवन से जुड़ी खास बात है। तो चीज़ें क्लियर है, मतलब प्रश्न अच्छा है, चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कोई दो राय नहीं है। सारा मामला आपकी परीक्षा की दृष्टि से खास है, महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगी होंगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। वहीं अब इतनी चीज़ आप लोगों ने समझ ली है, जान ली है, तो इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन या जो बात आपको चाहिए तो आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर आप लोग चाहते हैं पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न में कह रहे हैं कि काजी नसरुल इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब काजी नसरुल इस्लाम साहब चर्चाओं में तो रहे होंगे नवंबर के महीने में, तभी तो प्रश्न है ना। तो देखो, एक ना मूवी रिलीज हुई थी, मूवी का नाम था पिप्पा। अलग है बट ठीक है। ये जो मूवी रिलीज हुई थी ना, इस मूवी के अंदर एक गीत है काजी नसरुल इस्लाम साहब का। 1922 में इन्होंने वह गीत लिखा था और ब्रिटिश सरकार के विरोध में गीत लिखा था। जो गीत है, गीत को कहा जाता है करार ओई लोह को पाठ। हिंदी में समझे तो इसका अर्थ होता है कि जेल की लोहे की सलाखें। तो उससे जुड़ा हुआ इनका पूरा ये गीत था। तो इनका जो गीत है, उस गीत को ही पिप्पा मूवी के अंदर एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया। म्यूजिक चेंज किया गया, थोड़ा बहुत लिरिक्स ऊपर नीचे किए गए हैं। तो इस वजह से चर्चा में आ गए थे काजी नसरुल इस्लाम साहब। लेकिन इनके गीत का जो छेड़छाड़ हुई है ना, ये बांग्लादेश की सरकार को भी पसंद नहीं आई, और बांग्लादेश की सरकार ने भी यहाँ पर एक कड़ा विरोध दर्ज किया था इस मामले पे कि जी आपने ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इतना आप लोग समझ लीजिए। तो विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रश्न हम लोग के लिए यहाँ पे बन गया जो हमारे लिए अब खास है बहुत ज्यादा। तो 3 स्टेटमेंट है। कह रहे हैं कि इन्हें विद्रोही कोबी के नाम से जाना जाता था। विद्रोही कोबी आप लोग बोलेंगे ना तो समझ में आएगा कि ना ये एक बंगाली आपको यहाँ पर फील देगा। बंगाली भाषा का ही शब्द है विद्रोही कोबी, जनरली ऐसे बोला था। ममता बनर्जी को सुनते होंगे आप लोग बोलते हुए। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए अपनी सेवाएं दी थी। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में, फिर पता लग जाएगा कितने कथन सही है यहाँ पर, है ना। तो देखो, जन्म जो इनका है यह हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर, वर्धमान जिले के अंदर। गांव का नाम है चिरुलिया, यहाँ इनका जन्म हो जाता है। 1917 में ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए अपनी सेवाएं इन्होंने दी थी। तो दी थी, कोई दो राय नहीं। लेकिन इनकी रचनाएं भी बहुत खास है। कवि थे ये, जैसे कि बताया कि इनका गीत है। तो इसी प्रकार कवि थे, लिखते रहते थे चीजों को, ये भी हम लोग को पता लगता है। तो बंगाली भाषा में विद्रोही कवि, और ये विद्रोही हो गए थे। पहले तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन बाद में इनका जो रुझान था वह बदला ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो ये विद्रोही हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही। तो विद्रोही हो गए तो कवि तो थे ही थे। तो इनको इसी वजह से जोड़ दिया गया दोनों को, और मोल दिया गया कि हाँ ये है एक विद्रोही कवि है। और बंगाली भाषा में विद्रोही कवि की संज्ञा इनको मिली, और लोग इसी रूप में इनको जानने लगे। इन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं की। रचनाओं के अंदर दास्ता को इन्होंने काफी हाईलाइट किया, घृणा को, परंपरा, इन नामों से जानिए तो बहुत अधिक हाईलाइट किया है, चीजों को प्रस्तुत किया है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उत्पीड़न था उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत अधिक आवाजें उठाई हैं। और इस दौरान हम लोग देखते हैं कि इन्होंने रचनाएं इतनी अधिक की हैं कि 2000 से ज्यादा तो इन्होंने गीत लिख दिए हैं। ठीक, वहीं इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो इनके द्वारा लिखे गए गीत हैं आज के समय में उनको नजरुल गीति के रूप में जनरली लोग जानते हैं। इनकी रचनाएं भी काफी सारी रही। इन्होंने अपना एक खास लेख 1919 में लिखा था, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ डेलिकेंट, या जिसको सौगात के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1920 में ये बंगाली मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी में भी शामिल हो गए थे, और इस प्रकार से जीवन ये बिताते चले आए। अगर इनकी हम लोग रचनाओं की बात करें तो कुछ खास रचनाएं इनकी है बंधनहारा, बोधन, शत इत हरब, या फिर बादल पत्र शरब। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो जनरली हमें इनसे जुड़ी हुई जगह पे अलग अलग पूछ ली जाती है हम लोगों से। ठीक है, तो ये इनकी कुछ खास कार्य, इनसे जुड़ी खास बातें। तो विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया। हालांकि आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि बाद में भारत सरकार के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था, और जिस समय भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया था उस समय इनको पद्म विभूषण दिया था, ना कि पद्म भूषण। 1980 में दिया था इनको पद्म भूषण। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। हालांकि इनको प्राप्त जो सम्मान है उनमें आप लोग यह भी ध्यान रखिए कि बांग्लादेश की सरकार ने भी इनको सम्मान दिया है, और बांग्लादेश से इनको राष्ट्रीय कवि और इसके अलावा एकुशे पदक बंगाल कट लगाओ। एकुशे पदक जो है यह बांग्लादेश का ना दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यह इनको मिला हुआ है। 2 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही होंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हैं, इतनी अच्छे से हो गई ना। चलिए आगे बढ़े। इससे जुड़ी खास बात आप लोग के सामने है, पढ़ सकते हैं आप लोग आराम से। वहीं हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे जी, प्रश्न आया तो, पर क्यों यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्यों चर्चाओं में है?
क्या है रीजन इसके पीछे का? तो देखिए इस दौरान हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को की मीटिंग हुई थी और यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर नए नए शहरों को शामिल किया गया था। तो इसने जो नए नए शहर शामिल किए हैं, इसी सूची में हम देखते हैं कि भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें एक है ग्वालियर और दूसरा है कोझिकोड। ग्वालियर अपने संगीत के मामले में बेहद प्रसिद्ध है, बहुत अधिक जाना जाता है। वहीं सांस्कृतिक मामले में भी बहुत अधिक खास है अपने आप में ग्वालियर, ये हम सभी जानते हैं। कोझिकोड जो है यह पुस्तकों के मामले में बहुत अधिक खास है। तो दोनों शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया था। इस वजह से यह जो मामला है, विषय चर्चाओं में आया है। चीजें क्लियर है इतने आपको? तो यही सारा सारा मामला है। इस दौरान 55 शहरों को शामिल किया गया था और 55 शहर जो शामिल हुए थे, यह वर्ल्ड सिटीज डे के उपलक्ष्य में शामिल किए गए थे। हर वर्ष हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। तो इस दौरान यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी कुछ शहरों को स्थान दे दिया जाता है, जो मुख्य रूप से संस्कृति, रचनात्मक प्रतिबद्धता या विकास रणनीतियों की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे होते हैं, अपनी प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहे होते हैं। तो उन्हें यहाँ पर जनरली महत्व दे दिया जाता है। हम लोग ये देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको 2 नाम बताए हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। तो भारत के नवीन शहर शामिल हुए हैं। किस किस कारण से हुए बता देता हूँ। जैसे कि कोझिकोड जो है, इसको शामिल किया गया, पुस्तकालय बहुत ज्यादा है, 500 से अधिक पुस्तकालय हैं, 70 से अधिक प्रकाशक यहाँ पे मौजूद हैं और साहित्यिक शिक्षा की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है ये। अलग अलग वर्ष हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत अधिक बड़े स्तर पर यहाँ पुस्तक मेलों का आयोजन होता है और केरल साहित्य महोत्सव का आयोजन भी यहाँ पर होता है। तो इस वजह से ये बहुत अधिक खास है। वहीं ग्वालियर संगीत के मामले में खास है, संगीत का शहर माना जाता है। तो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानते हैं। यहाँ के कुछ खास जो हम देखते हैं संगीतज्ञ, जैसे कि तानसेन का नाम आता है, पेजू बावरा का नाम आता है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ खास नाम हैं। तो चीज़ें याद रख सकते हैं। तो म्यूजिक के कारण और अपनी लाइब्रेरीज के कारण, यानी किताबों का शहर जनरली इसको जाना जाता है ना, साहित्य का शहर भी कहते हैं। तो इस रूप में इसको समझते हैं। तो इसी वजह से इन दोनों को शामिल यहाँ पर कर लिया गया है। कितनी चीजें क्लियर है? हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही 2 शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल नहीं है, और भी शहर शामिल है। जैसे कि मुंबई शामिल है। क्यों शामिल होगा? सबको पता है, मूवीज के लिए। चेन्नई शामिल है म्यूजिक के लिए। हैदराबाद शामिल है पाक कला के लिए। वाराणसी भी म्यूजिक के लिए शामिल है। जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए शामिल है। वहीं श्रीनगर भी शिल्प और लोक कला के लिए ही इस सूची में शामिल किया गया था। पर सूची कब बनाई, कैसे बनाई, क्या खास बात है? तो देखो 2004 में ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का गठन किया गया था और उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। दुनिया के अलग अलग शहरों को पहचान दे रहे हैं, जिससे उनका पर्यटन बढ़ जाता है, इकोनॉमी बढ़ जाती है, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। आज के समय में 100 से अधिक देशों के 350 शहर इस सूची में शामिल हो गए हैं। लेकिन इनको शामिल करने के लिए 7 रचनात्मक क्षेत्रों का समझा जाना जाता है, जिसमें शामिल है शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला या संगीत। इन 7 क्षेत्रों को फोकस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। तो 2004 में गठन किया गया था। 7 क्षेत्रों का ही फिलहाल इस समय महत्व दिया जाता है इसके अंदर। और वहीं ग्वालियर और कोझिकोड सबसे नए शहर हैं भारत के। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है और तीनों सही होगी तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर सी। क्यों परेशान रहना, बेहद सरल है मामला, है ना, ईजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला टॉपिक जो है वह क्या कह रहा है। इससे जुड़ी हुई खास बातें विषय की हमारे सामने। चलिए, हमारा जो अगला यहाँ पर है विषय वह है तालागिरीश्वर मंदिर। चर्चाओं में तो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस महीने यह देखा गया कि तालागिरीश्वर मंदिर के अंदर जो 1300 साल पुराने चित्र हैं, अब वह खराब हो रहे हैं। ये चीज देखी गई थी, एक रिपोर्ट में सामने आया था, जिस वजह से तालागिरीश्वर मंदिर चर्चाओं में आ गया था। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी चीजें हम लोग समझें। तो यह मंदिर बहुत सारे मामलों में खास है। जैसे कि चित्र जिसकी बात हो रही है, वह चित्र एक भगवान शिव का चित्र है। उसमें अष्टभुजा वाले भगवान शिव हैं, नृत्य कर रहे हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि यह जो चित्र है, इस चित्र को लता तिलागभनी के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्र में एक खास बात यह है कि भगवान शिव 8 भुजाओं को लेकर के नृत्य कर तो रहे हैं, वहीं देवी पार्वती बैठी हुई भी उनको देख रही हैं। ये काफी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। इस मंदिर के अंदर हम लोग चित्रों की बात करें तो चित्र हमें खासतौर पर चूना पत्थर और रेत के पलस्तर के ऊपर बने हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अजंता और शीतलवासन के अंदर जो चित्र बने हुए हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि अजंता और शीतलवासन के चित्र और जो तालागिरीश्वर मंदिर के चित्र हैं, इनमें बहुत अधिक समानता है। हालांकि इस मंदिर के लिए आप लोग याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जिसको राज सिंह के रूप में भी जाना जाता है। और राज सिंह के कई पुरालेख इस मंदिर में संस्कृत भाषा में लिखे हुए देखने को भी मिलते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे कह रहे हैं कि इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। करवाया था या नहीं करवाया था? अभी तो बताया करवाया था, बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के संस्कृत पुरालेख मिलते हैं मंदिर में, अभी बताया। और इसके भित्ति चित्र अजंता के चित्रों से समानता रखते हैं। मैंने बताया कि 2 जगह से समानता रखते हैं, अजंता और सितन्नवासन, ठीक है। तो समानता रखते हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा और तीनों सही है तो प्रश्न का उत्तर सी। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपल है, चीजें क्लियर हैं।
ओके, तो इससे जुड़ी हुई बाकी चीजें देख ले, आप लोग को जरूरत है ऐसे किसका आंसर और इससे जुड़ी हुई खास बातें आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, एक काम करते हैं, अगला प्रश्न या अगला टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है, उसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि कोलकली नृत्य असम राज्य से संबंधित है और इसका प्रदर्शन धान की फसल कटाई मौसम के दौरान किया जाता है। तो मुख्य रूप से देख पा रहे हैं कि कोलकली नृत्य की बात हो रही है, पर कोलकली नृत्य की बात क्यों नवंबर में चर्चाओं में आया होगा? तो इंसिडेंट यह हुआ था कि केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया था, जिस वजह से मामला चर्चाओं में आया था। तो कह रहे हैं कि असम राज्य से संबंधित, जबकि किससे संबंधित है ये, क्या लगता है? अभी तो फिलहाल कहाँ पे हुआ प्रदर्शन इसका? केरल में हुआ है ना जी, बिल्कुल। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह मुख्य रूप से केरल से ही संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर असम लिखा हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? केरल होना चाहिए। तो पहला जो हम लोग का पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। अब इससे जुड़ी अनेक बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर इस कला को कोलाट्टम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको कोलामो के रूप में जानते हैं, और इसने अपने आप में कोलारी पयट्टू के कई तत्वों को अपनाया हुआ है। कोलारी पयट्टू क्या होता है? एक प्रकार का मार्शल आर्ट होता है जो सभी शहरों में देखने को मिलता है। केरल में, मतलब दक्षिण भारत के सभी शहरों में देखने को मिलता है, चाहे केरल हो या तमिलनाडु हो, जनरली इसका आसपास के क्षेत्रों में प्रचलन है। तो मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कोलाली पट्टू, और इसका भी बहुत सारे तत्व हम देखते हैं कि अपना रखे हैं कोलकली नृत्य के अंदर। ठीक है, इस दौरान जब एक नर्तक नृत्य करता है तो अपने हाथों में एक छड़ी, दो छड़ी लेता है और दो छड़ियां लेकर के गोले के अंदर अंदर ही घूमता है और छड़ियों को आपस में टकराता रहता है। जनरली हम लोग यह भी देखते हैं। हाँ, प्रदर्शन कब किया जाता है अगर इसकी हम लोग बात करें, क्योंकि दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है यही कह रहा है, तो इसका जो प्रदर्शन है ये धान की फसल कटाई के उपलक्ष्य में या अवसर पे ही किया जाता है, उसके मौसम में ही किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला गलत है और दूसरा ठीक है। तो हम देखेंगे कि केवल एक ही सही हो जाएगा, काम खत्म। इससे अधिक और परेशान हमें नहीं होना है। ठीक है, तो हमारे जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। चीजें क्लियर हैं आपको? तो इसका जो आंसर रहेगा वह ए रहेगा, बी नहीं रहेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और वहीं इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी और चीजें भी देख लेते हैं क्या कह रही है हमारी। तो इससे कोलकली नृत्य और कोलकली नृत्य से जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन ये हम लोग के सामने आ गया। ठीक है, तो इतनी ही बातें हम लोग को करनी थी आज की वीडियो में। ये सारे वह महत्वपूर्ण विषय हैं जो चर्चाओं में रहे थे नवंबर 2023 में। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोग के लिए लाभदायक रहा होगा, खास रहा होगा, कुछ नई चीज़ों को जानना समझा होगा। ऐसे ही और महीनों के भी जो महत्वपूर्ण विषय हैं वह आपके लिए लाए जाएंगे, आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो बाकी बातें हम लोग करते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। लेकिन तब तक सेशन पसंद आ रहे हैं तो बाकी साथियों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।